हम सब कंफ्यूज हैं कि हम कहां पर इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी जो अकेला इक्विटी जो स्कीम है, इक्विटी जो सेगमेंट है, इसी में 15 से 16 टाइप के फंड्स आते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। अगर आप भी देखेंगे तो इक्विटी कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इसमें 15 से 16 कैटेगरी के स्कीम्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा स्कीम लेना चाहिए, या हम अपने रिस्क प्रोफाइल या अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से हमें कौन सा स्कीम डिसाइड करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आप सभी का आपके अपने चैनल आस्क दुबे जी में स्वागत है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, इसमें आपको एक वैल्यू मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 15 से 16 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो हम इसे 3-4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन सेगमेंट। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेगमेंट मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं मार्केट के जो टॉप कंपनीज है उसी में इन्वेस्ट करूं, या टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, या मिड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, या बॉटम 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करूं। इसे कहते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा पे आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कैटेगरी के बोलते हैं। इसे हम कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जी हाँ, इक्विटी सेगमेंट में पहले आ गया है लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो हो गई जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। आप जरूर पहले इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो अगर आपको सपोज टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आप कंसिडर कर सकते हैं लार्ज कैप फंड्स। अगर आपको सेकंड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मतलब जो टॉप कंपनी नहीं है, नेक्स्ट 100 कंपनीज है, जो जिसे हम मिड कैप भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बना है मिड कैप फंड। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं और आप चाहिए कि आप एकदम एग्रेसिव जाना चाहते हैं और आपको सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो देयर आर स्मॉल कैप फंड्स। तो आपके पास में लार्ज कैप फंड्स अलग से हैं, मिड कैप फंड्स अलग से हैं और स्मॉल कैप फंड अलग से हैं। अब आप सोचते हैं कि मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए लार्ज एंड मिड कैप का, तो आपके पास और एक फंड कैटेगरी आ जाता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अभी तक 4 फंड की कैटेगरी हो ही गए हैं अपने पास में। लेकिन कुछ इन्वेस्टर हैं जो सोचते हैं कि भैया मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट भी करना है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना है और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बना है मल्टी कैप फंड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका 25% ऑफ द मनी लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो जाता है, 25% मनी मिड कैप में इन्वेस्ट होता है, 25% मनी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये मैंडेटरी है कि हर आपको सेगमेंट्स में, हर मार्केट कैपिटलाइजेशन के सेगमेंट्स में 25% आपको रखना ही पड़ता है फंड मैनेजर को। और इसके अलावा बचे हुए 25% को वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे डालना है उसको, लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप में रखना है, डेट में रखना है, वो अपने हिसाब से करता है। बट 75% ऑफ द मनी आपका इन्वेस्ट हो जाता है इक्विटी सेगमेंट में, जिसमें से 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप में हो जाता है। ये फंड के कैटेगरी को हम कहते हैं मल्टी कैप कैटेगरी। अब इन्वेस्टर बोलता है या मैं बोलता हूं कि भैया मुझे ऐसे फंड में नहीं रखना है कि जो एकदम स्ट्रिक्ट रहे कि 25% इसमें रहूंगा, 25% उसमें ही रहेगा। तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे मार्केट में परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जैसे मार्केट का ट्रेंड रहेगा वैसा मुझे फंड चाहिए। तो उस कैटेगरी में आ गया आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि एज पर फंड मैनेजर का जो भी व्यू रहता है वो उस हिसाब से अपने फंड्स को मूव करता है, चाहे वो लार्ज कैप की तरफ हो, मिड कैप की तरफ हो, वो स्मॉल कैप की तरफ हो। उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने फंड को किसी भी सेगमेंट में मूव कर सकता है। अधिकतर आप देखोगे ना तो फ्लेक्सी कैप में 50 to 60% लार्ज कैप स्टॉक्स ही रहते हैं, बट एक अल्फा जनरेट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड के हिसाब से अपना फंड मैनेजर आपके उस फंड्स को मूव करता रहता है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है। अब इन्वेस्टर बोलता है कि भैया मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, बट मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बट मुझे ये नहीं समझता कि लार्ज कैप फंड क्या है, मिड कैप फंड क्या है, या अपना स्मॉल कैप क्या है, या फंड मैनेजर बराबर काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो बोलता है कि वो मैं पैसिव फंड्स में जाऊंगा। पैसिव फंड्स हो गए जो एक्टिवली मैनेज नहीं होते। ये सब जो फंड्स मैंने पहले बताए हैं ये सब एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, जो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो मैं फिर उनके लिए उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए आ जाता है आपका इंडेक्स फंड। तो भैया मतलब मैं ये श्योर हूं कि आज यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाने ही वाला है, कब जाएगा कितने समय में जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे मालूम है
कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे इन्वेस्टर्स आप बेझिझक फ्लेक्स अपना इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी 50 जो होती है कंपोजिशन, जो इंडेक्स फंड होते हैं वो सेम रेप्लिका ही अपने बेंचमार्क के होते हैं या इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे फंड्स में ज़्यादा एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं होता है, वो अपने पूरा जो इंडेक्स के हिसाब से जो वेटेज रहता है उसी हिसाब से उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपके फंड्स को ग्रो करते हैं। तो इंडेक्स फंड में आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड्स हो गए, फिर सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड हो गए, मिड कैप के इंडेक्स फंड्स हो जाएंगे। तो काफ़ी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है इंडेक्स फंड में, बट ये थोड़ा सा पैसिव फंड होता है, मतलब ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। तो ये आपके पास में आ गए लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, लार्जर मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। तो ये आ गए आपके इक्विटी के फंड्स। दूसरी कैटेगरी आ गई फोकस फंड। अभी आप अक्सर अधिकतर आप देखोगे ना, कोई भी स्कीम्स में 40-50 स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं। कोई भी स्कीम में आप देखो, लार्ज कैप में जाओगे तो टॉप 100 फंड्स में इन्वेस्ट किया रहेगा या टॉप 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा। बट कुछ कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हमको एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें फंड मैनेजर ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट ना करे, ज़्यादा मतलब कंपनी के शेयर्स बाई ना करे, तो उसे कहते हैं हम फोकस कैटेगरी, जो एक 20 से 25 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, एकदम कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, वो उसे कहते हैं फोकस कैटेगरी। वो लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं फोकस इक्विटी फंड। दूसरा फंड हो गया कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। कॉन्ट्रा फंड कैसा है कि नाम ही से आपको समझ में आ जाएगा, ये मार्केट के अगेंस्ट के स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एग्जांपल बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर लार्ज कैप चल रहा है तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी यूज कर लेगा। जो फंड जो शेयर्स जो है, जो कंपनी आज के डेट में परफॉर्म नहीं कर रही है बट हाँ कल को परफॉर्म कर सकती है, उसका परफॉर्मेंस करने का बहुत सारा चांसेस है, बाउंस बैक कर सकती है, तो वो फंड्स ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा फंड्स। और एक कैटेगरी आ गया है कॉन्ट्रा के अलावा आपके पास में है वैल्यू फंड्स। वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये शेयर्स मैंने खरीदा नहीं है या मेरे पास कुछ होल्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर के शेयर्स अगर 600 रुपये चल रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है और फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि भैया इसका एज पर टुडेज वैल्यूएशन या कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी के ऑर्डर के हिसाब से, कंपनी के सेल्स के हिसाब से इस शेयर्स का वैल्यू 1000 रुपये होना चाहिए था, बट अभी ये ट्रेड कर रहा है 600 रुपये पे। जैसे मार्केट को रियलाइज होगा कि भैया ये बहुत अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, तो अपने आप ये फंड का वैल्यू या शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं और वो इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम वैल्यू फंड्स। ये सब जो फंड्स थे ये अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द कैटेगरी, अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं या रिस्क टेकिंग होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि मैं बहुत बुलिश हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अभी तेजी आने वाली है तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे फंड्स भी हैं अपने पास में, या ऐसे फंड्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बुलिश हो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी अपना कंट्री के प्रोग्रेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो, तो सबको लगता है कि बैंकिंग फंड में पैसा ज़्यादा डालना चाहिए हमें, तो एक बैंकिंग सेक्टर फंड आ जाता है। ये एक सेक्टर है, सिर्फ वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के में ही शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं हम सेक्टर ओरिएंटेड फंड। लेकिन इसके अलावा और एक फंड आता है जिसे कहते हैं हम थीमेटिक फंड। एक ये थीम लेके चलता है। अभी इसका मतलब कैसा होगा कि फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़ने वाला है, रोड्स बढ़ रहे हैं, रेलवेज की लाइनें बिछ रही हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ भी रहा है तो इसमें क्या हो गया कि इसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत आएगी, ठीक है, तो पैसे की जरूरत कहाँ से मिलेगी, पैसे का फंडिंग कहाँ से होगा, बैंकिंग से सेक्टर से होगा। तो इसमें क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर से हो रहा है, प्लस इसमें जो स्टील्स लगने वाले हैं, जो रोड्स के लिए सीमेंट लगने वाले हैं, ये सब कहाँ से आएगा, स्टील सेक्टर से आएगा या सीमेंट सेक्टर से आएगा। तो थीम क्या है, इंफ्रा का थीम है, बट इसके साथ में जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट कहाँ करने वाला है, बैंकिंग में इन्वेस्ट करने वाला है जो कि एक अलग सेक्टर है, सीमेंट में करने वाला है वो भी एक अलग सेक्टर है, स्टील में करने वाला है वो भी एक अलग सेक्टर है। और तो ये तीनों सेक्टर का कॉम्बिनेशन करके या जितने भी सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक थीम लेके चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं
थीमेटिक फंड्स, ठीक है। सेक्टर फंड में यही फर्क होता है और थीमेटिक फंड में यही फर्क होता है कि सेक्टर फंड्स खाली एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर फार्मा फंड की बात करूं तो खाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन थीमेटिक फंड में क्या होगा, अगर कोई थीमेटिक फंड है तो वो क्या करेगा, फार्मा का जैसे उसका थीम है, अगर फॉर एग्जांपल फार्मा का थीम हो गया तो फार्मा में जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली है उसमें, फिर उसके बाद में उस फार्मा कंपनीज में जो फंडिंग कर रहे हैं बैंकिंग कंपनीज उसको भी इन्वेस्ट करेंगे, और जहाँ पे वो बेचने वाले हैं, जहाँ पर भी जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स रहेंगे वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो एक थीमेटिक फंड्स अलग हो जाते हैं, सेक्टोरल फंड्स अलग हो जाते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करेगा, थीमेटिक फंड एक थीम में इन्वेस्ट करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपका, या आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, तो आप सेक्टर फंड्स भी देख सकते हैं और थीमेटिक फंड भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिविडेंड यील्ड फंड्स की। ये भी एक फंड्स अवेलेबल है। ऐसे फंड्स में क्या होता है कि जब फंड मैनेजर क्या करता है, ऐसे स्टॉक्स में बाई करता है जो रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं जो रेगुलरली एवरी ईयर आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो उस फंड का फायदा हम जो इन्वेस्टर्स लेना चाहते हैं तो वो डिविडेंड यील्ड कंपनीज में, डिविडेंड यील्ड के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे फंड्स को कहते हैं हम डिविडेंड यील्ड फंड्स। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए। आप बोलते हो कि भैया मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है और रिस्क भी नहीं लेना है, बट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है और मुझे टैक्स भी बचाना है। तो इस केस में आपके पास में आगे टैक्स सेवर फंड्स, ठीक है, ये एक सोल्यूशन फंड्स हो जाता है जो आपको आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो एक मार्केट में इन्वेस्ट भी होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी हो जाता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो इसे कहते हैं हम ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ठीक है, जो एक इक्विटी ही फंड है, पूरा एग्रेसिव। इसमें भी बहुत सारे फंड आते हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि भैया आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है और टैक्स भी बचाना है, तो ये आपके लिए फंड हो गया ELSS फंड, ठीक है, एक टैक्स सेवर फंड हो गया। सेकंड फंड आता है कि मुझे मेरे रिटायरमेंट के कॉर्पस जमा करना है। वो तो आप हर कोई फंड में आप SIP या लमसम डाल के कर सकते हो, बट एक स्पेसिफिक होता है ना कि भैया मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए ये फंड चुना हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में मार्केट में अवेलेबल है रिटायरमेंट फंड्स, जो आपके मिनिमम जो लॉक इन पीरियड होता है इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ELSS फंड में जो होता है मिनिमम 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। ऐसे कोई भी टैक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें सबसे कम लॉक इन जो होता है वो ELSS फंड में होता है 3 साल का। बाकी अगर आप टैक्स सेविंग FDs करो या कोई भी करो इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के अंदर, मिनिमम उसमें 5 साल से ऊपर ही लॉकिंग होता है। बट ELSS फंड एक ऐसा फंड है जो आपको टैक्स की बेनिफिट भी देता है अंडर सेक्शन 80C, और 3 साल का ही लॉक इन रहता है इस फंड के अंदर। अब आते हैं रिटायरमेंट फंड पे वापस। रिटायरमेंट फंड क्या करता है कि आपके रिटायरमेंट गोल को सपोर्ट करने के लिए आप एक रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें भी आप चूज कर सकते हो कि आपका इक्विटी कंपोजिशन कितना होना चाहिए, आज पर आपका एज के हिसाब से होना चाहिए या आपको एकदम एग्रेसिव जाना है, वैसा भी आप चूज कर सकते हो। या फिर वो क्या करेगा, फंड में अपने आप आपका बढ़ते हुए एज के हिसाब से आपका इक्विटी एक्सपोजर कम करते जाएगा और डेट का एक्सपोजर बढ़ाते जाएगा। इसे कहते हैं हम रिटायरमेंट फंड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कम से कम लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है, या अगर आप 60 ईयर्स के हो गए तो आप कभी भी निकाल सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। सपोज अगर आप 56 ईयर्स के हो, ठीक है, तो आपको 5 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 4 साल के बाद में जब 60 साल के हो जाओगे तो आप इसके में से एग्जिट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लॉक इन हो जाएगा 4 साल का। बट अगर आप 50 साल के हो, ठीक है, तो आपको 60 साल होने के लिए अभी 10 साल बाकी है, लेकिन फिर इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा 5 साल का। आप 55 साल के बाद में आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर भी सकते हो या होल्ड भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिटायरमेंट फंड। अब आता है बहुत सारे लोग मेरे से आके पूछते हैं, सर अब हमको हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक चिल्ड्रंस फंड भी आते हैं। चिल्ड्रंस फंड का भी कैटेगरी है, ये भी एक सोल्यूशन होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी नॉर्मली एक SIP चालू करते हैं, म्यूचुअल फंड चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पे क्या होता है, हम अपने आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। हमको सबसे ईजी लिक्विडिटी कहाँ से मिलता है, म्यूचुअल फंड से मिलता है या इक्विटी मार्केट से मिलता है। तो हम हमारे जो भी अर्जेंट काम रहते हैं, जो भी मतलब अर्जेंसी वाले, जो इमरजेंसी जब आता है, तो हम पहले इसी में से विड्रॉ करते हैं। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, या मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ, ठीक है, मैं एक MFD म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं हमेशा एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप अपने गोल के हिसाब से फंड डिसाइड कीजिए। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए करना है तो आप वो रिटायरमेंट फंड लीजिए। अगर आपको अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एक चिल्ड्रंस फंड लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको इमरजेंसी भी आएगा तो आपके दिमाग में ये रहेगा, भैया ये फंड जो मैंने लिया है अपने बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए लिया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, तो आप जल्दी उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं। तो उसी प्रकार के लिए
मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप हर एक फंड को अपने गोल के हिसाब से मैप कर लीजिएगा। तो ये थे फंड्स कैटेगरी जो मार्केट में अवेलेबल है। आप इक्विटी फंड के अंदर, अभी तो मैंने डेट और डेट और हाइब्रिड फंड के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, इक्विटी फंड्स में अवेलेबल है। मैं वापस से हम बात करते हैं। आ गया लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, आपका मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, ELSS फंड, रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, चिल्ड्रंस फंड, रिटायरमेंट फंड, और एक फंड आगे और एक है कि बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि सर हमको इंडिया में इंडियन रुपीज़ में ही इन्वेस्ट करना है, बट हमको फेसबुक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या एप्पल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या गूगल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो इसका भी सोल्यूशन है अपने पास में। आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल फंड्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अब्रॉड के मार्केट्स में, यूएस मार्केट में या दूसरे अगर कंट्रीज के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं ग्लोबल फंड या इंटरनेशनल फंड। ये भी एक कैटेगरी है, बट मेरा तो ये सजेशन यही है कि आप इंडियन मार्केट में पहले अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि क्या है, आप देख रहे हो कि ग्लोबली जितने भी लोग हैं सब इंडियन मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से पैसा बना के अपने देश में लेके जाते हैं। तो क्यों नहीं हम भी यही एडवांटेज लें और अपने ही देश में इन्वेस्ट करें। बट आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो का एलोकेशन इंटरनेशनल भी रखना है, एक्सपोजर रखना है, तो आप इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी सारे जो 15 से 16 सेक्टर के फंड्स, मतलब 15 से 16 कैटेगरी के फंड्स आपके पास में अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, ये सभी में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी में जाके इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप इसमें से आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपके मतलब जितना समय आप दे सकते हैं, मतलब आप कितने समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे, वो हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से फंड में जाना है। आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, या तीनों का कॉम्बिनेशन में जाना है। बट एनीवेयर गिवन बिटवीन, मैं तो ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप 4 से 5 कैटेगरी के फंड्स रखिए, चाहे वो लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो, या मल्टी कैप हो, या फ्लेक्सी कैप हो। थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं थीमेटिकली। अगर वो सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो आपके मतलब परफॉर्मेंस नहीं आता है। हाँ, जैसे कि कोविड के टाइम पर फार्मा सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आईटी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उस टाइम वो एक समय था कि आप उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। बट अभी कैसा है कि अभी वो करेंगे कि नहीं करेंगे इसका किसी को आइडिया नहीं है। और मैं आपको ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये खाली एक एजुकेशनल वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में 15 से 16 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इक्विटी स्कीम्स में। आप उसमें से डिसाइड कीजिए कि आपका जो विजन है या जो गोल है वो कितने से कितना दूर है, कितना लंबा गोल है, और आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको पता नहीं है आपका रिस्क एबिलिटी क्या है या रिस्क मेजरमेंट क्या है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ जवाब देने रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।